राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का चुनावी प्रचार जोर पकड़ने लगा है। चारों तरफ चुनावों का शोर साफ सुनाई दे रहा है। बीजेपी देश और प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और प्रचार में जुटी है तो पार्टी ने हरियाणा में अपने सभी उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार दिया है। इधर जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों पर लगातार मंथन का दौर जारी रखा है। पार्टी ने एक उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। इनेलो में भी प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर कोई फैसला अब तक नहीं हो पाया। कांग्रेस अभी तक अपना एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कई बार हो चुकी है, लेकिन बैठक में ना तो नामों पर फैसला हो पाया और ना ही कोई निष्कर्ष निकल पाया। हालांकि कांग्रेस नेता कई बार कह चुके हैं कि लिस्ट तैयार है, बस आनी बाकी है। वैसे में सवाल उठता है कि ना उम्मीदवार ना प्रचार, कांग्रेस का आखिर कैसे होगा बेड़ा पार? कांग्रेस की अगर लिस्ट तैयार है तो फिर किसका इंतजार है? उसमें काफी अच्छी चर्चा हुई, एक सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई और बाय एंड लार्ज सभी सीटों के पर एक अप्रोच में यूनिनिमिटी बनी रही। मैं समझ रहा हूं कि पहली जो इसके पास सीईसी की मीटिंग होगी इसमें ज्यादातर बड़ी सीटें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और भी होनी है या अब लिस्ट पार्टी को भेज अभी पार्टी को लिस्ट चला जाएगा। एक पैनल बनाए गए हैं, एक सीट पे कितने? मैं कई चीजें आपको नहीं बता सकता हूँ, मगर बाय एंड लार्ज इट इज ऑल यूनिनिमस। सभी सीटों पर चर्चा हो गई सर आज की बैठक में? सभी सीटों पर चर्चा हो गई? मैं सभी सीटों पर चर्चा हुई, बाय एंड लार्ज इट इज यूनिनिमस हो। मैं जो बता रहा हूँ सभी लोकसभा सीटों पे एक साथ नामों की सूची जारी होगी, उम्मीद है। कब है अब अगली सीईसी, हम कब की उम्मीद करें? वो 5 तारीख को कहा जाता है, हो सकता है परसों भी हो जाए। एक ही माहौल बनना है, एक ही माहौल हरियाणा में बनना है। आप लोग देख भी रहे हैं कि विपक्ष के अंदर अभी तक प्रत्याशी उतारने की हिम्मत भी नहीं हुई है। अंदर खाते डर है और ये डर है कि कहीं ना कहीं हमें जैसे 2019 के चुनाव के अंदर पीछे देखना पड़ा था और 2024 के अंदर भी हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इन 5 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और देश को आगे ले जाने का काम किया है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर काम करने का बचे जो उम्मीदवार है, मुझे लगता है 10 की 10 की औपचारिक घोषणा कांग्रेस के इंटरनल इश्यूज इतने बढ़ चुके, नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, घबराहट उनके मन के अंदर। और मुझे ये लगता है कि अब वोट जो है वो रीजनल पार्टीज की तरफ शिफ्ट होंगे। बहरहाल तो आपने सुना प्रतिक्रियाएं। सीधे तौर पर कांग्रेस को सभी पार्टियां निशाने पर ले रही हैं, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, इनेलो हो। सबका कहना है कि हमारा तो मंथन जारी, हमने उम्मीदवार उतार भी दिया और गठबंधन से एक उम्मीदवार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आ गए। लेकिन असल में कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी दिखाई देती है, वो डरे हुए हैं। हालांकि जब उनके नेताओं से पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं कि बस इंतजार करिए, लिस्ट तैयार हो चुकी है, आनी बाकी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विधु आपका। भाग सिंह दमदमा हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भाग सिंह दमदमा आपका। सुरेश रोड हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। और रजवंत डाइनवाल हैं, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजवंत जी आपका। रोड साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई। देखिए, सब हमलावर हैं, सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डरी हुई है, लिस्ट तैयार हो नहीं रही है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं चर्चा बहुत अच्छी हुई है। क्या हुई है बता दीजिए। अतुल जी, जो डरे हुए होते हैं तो उनको ऐसा महसूस जरूर होता होगा कांग्रेस पार्टी तो इतनी कॉन्फिडेंट है, बल्कि ये हमारा सोच समझ कर निर्णय लेना उम्मीदवारों के चयन का ये दर्शाता है कि हम बूथ लेवल से लेके और सीट जीतने तक पूर्णतः मजबूत हैं। तभी इतना अच्छा मंथन करके पार्टी उम्मीदवारों को उतारेगी। आज ही आपके मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा प्रदेशवासियों को सुनने को, देखने को एक खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 4 टिकट बदलने जा रही है। वो घोड़े ही किस काम के जो चलते रहा वापिस रखने पड़े या वापिस बुलाने पड़े। ये बीजेपी में जो हो रहा है ये इनकी कमजोरी को साबित करता है। आप चुनाव में जा रहे हैं, पहले आप 6 उम्मीदवार 10 में से कांग्रेस पार्टी से उधार दे रहे हैं और दूसरे
फिर आप उनको बदलने की भी बात करते हैं। पता नहीं अपने वाले 4 को बदलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं मूल रूप से, या जो कांग्रेस पार्टी से गए 6 उम्मीदवार उनको बदलेंगे। प्रदेशवासी इस बदलाव को देखकर बीजेपी को कमजोर साबित आकलन कर चुके हैं। चाहे मुख्यमंत्री का बदलाव हो, विदुर रावल जी हंस रहे हैं मेरी बात में, कुछ भी कही जा रहे हैं आप, इसलिए हंस रहे हैं। बदलाव हो या अभी 4 सांसद प्रतिनिधियों का या प्रत्याशियों का बदलाव हो जो अभी चर्चा में है, ये बदलाव कहीं ना कहीं बौखलाहट को साबित करता है। श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का आकर्षण अब वो नहीं रहा जिसके सहारे वो 2014 और 2019 का चुनाव जीतकर देश में सरकार बना लेते थे, प्रदेशों में सरकार बना लेते थे। और हमारे बीजेपी के लोग कहा करते थे कि हमारे यहाँ किसी को खड़ा कर दो, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से, उनके चेहरे से जीता जाता है। आज वही नरेंद्र मोदी अपने सबसे परम मित्र मनोहर लाल खट्टर को भी चलता कर चुके हैं हरियाणा से। 9.5 साल का सरकार का लेखा जोखा देने की बजाय प्रदेशवासियों को ये मुंह छिपाते हुए अब एक ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बेचारे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप चुके हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन हमें यह भी अंदेशा है कि हार का ठीकरा भी उनके सिर पर ही फोड़ा जाएगा बीजेपी के आला नेतृत्व के द्वारा। वो मनोहर लाल खट्टर जी के चलते हैं, लगाम जो है वो मनोहर लाल खट्टर के हाथ में रहेगी। नायब सिंह सैनी जी सिर्फ हार का ठीकरा अपने सिर पर फड़वाने के लिए ही मुख्यमंत्री बने। और रही बात रोड साहब, इन सारी बातों का कांग्रेस के टिकट से क्या लेना देना है? ठीकरा कहां फूटेगा, कौन किसका चाहता है नहीं है, मोह की आप बात कर रहे थे। कम से कम आपने इतना माना, मुझे अच्छा लगा। आपने ये कहा कि जिस चेहरे का आकर्षण इतना था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 और 19 में, कि उनके नाम पर जीत होती थी, तब तो आप कहते थे कोई आकर्षण नहीं, और आज कहते हैं कि उस समय था आकर्षण। साल बीते, 5 साल बीते, आपको आकर्षण का एक जिक्र करने का मौका मिला। बहरहाल, जब मोह भंग की याद आती है ना, तो विजेंद्र भी आपकी पार्टी से लड़े थे, आज ही मोह भंग हुआ है उनका। उस मोह भंग पर भी कुछ बोलिए। और फिर से मैं पूछता हूं, कांग्रेस की जब अच्छी चर्चा के साथ लिस्ट तैयार है, तो फिर उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? आप बताइए, हम करेंगे इंतजार, लेकिन बताइए कितना करना पड़ेगा? क्योंकि बडौली साहब ने आपकी बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर चल रहा होगा, ऐसा कोई बदलाव की जरूरत है नहीं और ना ही हो रहा है बीजेपी के कैंडिडेट में। फिर भी आप कह रहे हैं, तो उसका विदुर रावल जवाब देंगे। अपनी पार्टी की लिस्ट का जवाब दीजिए। जी अतुल जी, आपने कहा कि इन बातों का कांग्रेस के टिकट से कोई संबंध नहीं था, लेकिन आपने शुरू में जो कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा कि वो कमजोर पड़ रही है, मैंने नहीं कहा, नहीं रोड साहब, मैंने नहीं कहा। ये बीजेपी कह रही है, ये जेजेपी कह रही है, ये इनेलो कह रही है, ये तीनों पार्टियां जिनसे आपकी लड़ाई है वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ, मैं उसी का जवाब दिया मैंने। अभी मैं उसी विषय पे आता हूँ। अब आपने मेरे से जो सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है कल। हेलो, हाँ बोलिए रोड साहब, आ रही है। हाँ, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक हो चुकी है। 9 की 9 लोकसभा सीटों पर चर्चा हो चुकी है। एक सिंगल नाम, मैक्सिमम सीटों पर सिंगल नाम का फैसला लिया जा चुका है। 2 या 3 सीटों पर 2 नाम है। और हमारी 5 या 6 तारीख को, जैसे हमारी पार्टी के आला नेताओं, आला कमान के नेताओं के द्वारा, हमारे नेता विधायक दल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा या प्रदेश अध्यक्ष उदयपान जी के द्वारा जो जानकारी सामने आई, 5 या 6 तारीख को हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। और उसके विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर 9 की 9 सीटों में टिकट आपके सामने होंगे। और वैसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। वो 6 उधार पे गए हुए उम्मीदवारों को भी और बीजेपी के मूल 4 उम्मीदवारों को भी धूल चटाने का कार्य करेंगे। एक कैंडिडेट धूल चटाने का काम तो जनता करती है, वो तो जनता पर ही हम छोड़ते हैं। पहले जनता इंतजार कर रही है, आप लिस्ट तो ले आइए, नाम तो लाइए सामने, फिर उसके बाद क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल, प्रोफेसर विदुर रावल, भ्रष्टाचार के आरोपों वाले कैंडिडेट नहीं आएंगे जिनको भ्रष्टाचार के आरोप थे। हाँ। जिनको नरेंद्र मोदी की सुरेश जी सब जवाब दे रहे हैं, बस वो नहीं बता रहे जो। ठीक बात है, अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करेंगे, भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, आप मिसाल कायम करेंगे। प्रोफेसर विदुर रावल भाई, इनका मंथन का दौर भी हो चुका है और बहुत अच्छी चर्चा भी हो चुकी है। और चूंकि इनके पास इतने मजबूत कैंडिडेट हैं और इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं कि कुछ सीटों पर 2-3 हो गए हैं दावेदार, इस वजह से करना पड़ेगा इंतजार। आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? आप तो कह रहे हैं कि आपके यहां बदलाव की बात हो रही है। विदु भाई,
अतुल जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है विदु भाई, बोलिए। अतुल जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों। विदु भाई, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। हमने कांग्रेस प्रवक्ता की अभी बात सुनी। कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे हैं, उनकी बात को सुनते सुनते सहज अंदाजा हो जाता है कि कितने डर में हैं ये लोग कितना घबराए हुए हैं। इस बात के लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से आज जरूर बातें हमने सुनी, लेकिन हो क्या रहा है असल में, कांग्रेस रणनीति नहीं रणछोड़ नीति बना रही है। किस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक के बाद एक ये जो है तारीख पर तारीख दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर हम सुन रहे थे कि 4 मार्च को बजरंग दास जी आए थे आपके चैनल पर, शायद उन्होंने या किसी और चैनल पर 4 मार्च को कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास ने कहा था कि हमारी 1 या 2 दिन में हमारी लिस्ट आने वाली है। लेकिन 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई हरियाणा को लेकर, और हरियाणा के अंदर हमने अपने उम्मीदवार जो है यहाँ उतार दिए। उसके बाद 13 मार्च को ही शाम के समय आपके चैनल पर डिबेट पर सुरेश रोड जी सामने बैठे थे जी। और वो कह रहे थे कि अब हमारी 1 या 2 दिन में लिस्ट आने वाली। इसके बाद 15 मार्च को फिर केवल ढींगड़ा जी इनके मीडिया के प्रमुख हैं, उनसे पूछा कि भाई आपकी अब तक लिस्ट नहीं आई, उस लिस्ट का क्या रहा? तो केवल ढींगड़ा जी ने कहा कि 1 या 2 दिन मुझे दे दीजिए, ये लिस्ट आने वाली है। वेद प्रकाश विद्रोही जी एक अन्य प्रवक्ता है, वो एक अन्य शो में आपके ही उस पर आए थे और उन्होंने कहा था कि 18 मार्च तक तो पक्का लिस्ट आ जाएगी। फिर बात हुई 18 से होली के बाद की। होली 24 और 25 तारीख की थी मार्च की, लेकिन तब भी लिस्ट नहीं आई। लेकिन लिस्ट जो है उसके बाद इन्होंने कहा 28 मार्च को हमारी कोई, जैसे आज बता रहे ना 5 या 6 तारीख को चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति है, इसी तरीके से उन्होंने बताया 28 को आएगी और 28 को भी फिर जो है 28 से बढ़ते लिस्ट तो आ ही नहीं रही। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। आपने डिबेट इस विषय पर रखी हुई है, ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जब आपने मुझसे पूछ ही लिया तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि डर का आलम क्या है। अभी सुरेश भाई ने बहुत समय लगाया ये बताने में कि 5 या 6 उम्मीदवारों का कभी कोई कांग्रेसी बैकग्राउंड रहा होगा 10-15 साल पहले, कभी कांग्रेस की राजनीति ये लोग करते होंगे। लेकिन बड़ा विषय जो है सुरेश रोड जी को भीतर झांक कर ये सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी के अंदर तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं हो रहा और दूसरी पार्टियों में घुस कर लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाए। यानी हर व्यक्ति जीत का मार्ग पकड़ता है ना। आपके यहां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक शैलजा जी को कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी मीटिंग में भी आ जाओ, और शैलजा जी की मीटिंग में भी नहीं जाते वो। शैलजा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग में भी नहीं जाती। एक दूसरे के हितैषी तो नहीं है ना, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। एक दूसरे के बहुत हितैषी तो नहीं है ना, लेकिन एक दूसरे को अब चुनाव लड़ने की सलाह जरूर दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, उन्हें जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। फिर पलटकर जब शैलजा जी कहती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चुनाव लड़ना चाहिए, बोले नहीं, इनको दोनों को लड़ना चाहिए। एक दूसरे को पहले तो कांग्रेस के अंदर इस बात की मारामार होती थी, अरे मेरे वर्कर कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़वाना है, मेरे वर्कर्स का अपमान हो जाएगा, मैं लड़ूंगा चुनाव, इसकी लड़ाई लड़ते थे। आज लड़ाई क्या हो रही है, तू लड़ ले चुनाव। कितनी बुरी स्थिति है। और फिर एक के बाद ही खुद ही बता रहे हैं इनकी पार्टी से लोगों का मुंह भंग होता जा रहा है और वो दूसरी पार्टियों में जाकर टिकट भी ले रहे। इनके यहाँ तो कोई टिकट पकड़ने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि पिछली बार इनके समय के उम्मीदवार जो है बॉक्सर विजेंद्र जी जो है, अब फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आस्था जताई है। निश्चित तौर पर यही देश के अंदर चल रही है। बड़ी बात क्या है कि ये तारीख पर तारीख तो दे रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार नहीं मिल रहा। अगर जो स्थिति ये यहाँ पर एक ब्रेव फेस शो कर रहे हैं सुरेश रोड जी, जो स्थिति यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वास्तव में ऐसी स्थिति होती ना तो मारम्मार हो रही होती, जल्दी से हमारे टिकट कर दो। भारतीय जनता पार्टी को 20 दिन हो गए, भारतीय जनता पार्टी के पहलवान जो है अखाड़े के अंदर अकेले दहाड़ रहे, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, हमें भी मौका दो, हम भी जनता के बीच में जाए। लेकिन ऐसी कोई जल्दबाजी दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? असल में तो डर है। अरे तू चला जा, धक्का मार रहे एक दूसरे को, तू चला जा लड़ने के लिए।
देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास आज उम्मीदवार नहीं है। असल मामला तो ये है, तैयार कर रहे हैं, मान मनोबल कर रहे हैं, कुछ भी हो, इनके पास बहुत कुछ है। सुरेश रोड जी, आप निराश मत होइए, आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास क्या कुछ नहीं है? आपकी पार्टी के जो नेतृत्व है उनके पास परनाना जी का दिया हुआ फर्जी गांधी नाम है, बंगला है, गाड़ी है, शीश महल आपके सहयोगियों के पास है, तिहाड़ का परमानेंट परमिट वाले सहयोगी हैं आपके, और चमचों की इतनी बड़ी फौज है, दादी की नाक वाली पिंकी जी भी है, मैं माफी चाहूंगा प्रियंका जी भी हैं। बस दिन के उजाले में लालटेन लेकर ढूंढने के बाद भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा साहब आपको। इतनी बुरी स्थिति आ गई आपकी कि आज गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पूरे उत्तर भारत से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आज प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी वायनाड पर जाकर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। आज अपनी परंपरागत सीट अमेठी से तो भाग ही चुके, रायबरेली में भी कोई गांधी परिवार का लड़ने को तैयार नहीं है। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं, मेरी बात पूरी हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है लोकसभा के चुनाव के साथ ही है, उसमें इन्होंने 5 उम्मीदवार तो घोषित ही नहीं कर पाए। यानी डेट पूरी निकल गई घोषणा करने की, नॉमिनेशन की डेट चली गई और 5 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित नहीं किए। और जब उसके बाद पर्चे उठाने की बात आई, 5 अन्य उम्मीदवारों ने पर्चे भी उठा लिए। आज 10 सीटें ऐसी है अरुणाचल प्रदेश की जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट निर्विरोध जीत रहे हैं, क्योंकि 5 तो कांग्रेस के पास नाम ही नहीं थे कैंडिडेट देने के। ठीक बात है विदु भाई, इसका छोटा सा एक जवाब ले लेता हूं, बहुत छोटा सा एक जवाब सुरेश रोड से, उसके बाद दमदमा साहब के पास जाऊंगा। रोड साहब जी जी बोले। हाँ अतुल जी, मैं क्या बोले पूछिए मेरे से, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे विदु रावल जी की आवाज साफ नहीं आ रही थी, आप पूछिए मेरे से। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। फिर से दोहराऊं क्या? मैं ये बताना चाहता हूं, जिनके पास उम्मीदवार नहीं होते वो दूसरी पार्टी से अभी 15 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट पहले शामिल करते हैं, अपनी सदस्यता देते हैं और उसके बाद उनको टिकट थमाते हैं। हमारे यहाँ ना तो बाहर के लोग चलेंगे, कैडर के लोगों को पार्टी आजमाएगी और जो धूल चटाएंगे, जो अग्निवीर के ऊपर जवाब मांगेंगे, देखिए फिर 10 सेकंड का रिबेटल मुझे भी जो रफेल घोटाले का मुझे भी मांगेंगे, जो 750 किसानों की शहीदी का ऊपर बात करेंगे। अब रोड साहब देखिए रफेल, तेजस, 750 किसान, ये आपके मुद्दे हो सकते हैं। मैं मुद्दों पर आज नहीं कर चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप मुद्दे उठाइए, आप रफेल का मुद्दा उठाइए, आप 750 किसानों का मुद्दा उठाइए, सारे मुद्दे उठाइए। यहाँ पर कैंडिडेट की बात हो रही है। सवाल इस बात का है ना सुरेश जी, सवाल इस बात का है कि आप कहते हैं कि उनके यहाँ 35 मिनट पहले जो आया उसको टिकट दे देते हैं। आपके यहाँ जो 5 साल पहले चुनाव लड़ा था वो भी मथुरा से जाकर चुनाव लड़ना चाहता था, किसी और ने नामांकन सेट खरीद लिया, वो चले गए बीजेपी में, और वो न्याय जोड़ो यात्रा में सबसे प्रमुख हिस्सा बन रहे थे राहुल गांधी के साथ। तो सवाल तो बनेगा ना, प्रोफेसर विदु रावल ने तारीखवार आपको बताया क्या इस तारीख को आपने क्या कहा, और सबसे बड़ा जो तर्क कांग्रेस ने दिया था वो ये तर्क दिया था कि असल में हम बीजेपी की जो लिस्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। वहां तक स्वाभाविक था, व्यवहारिक था, लगा भी था कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब बीजेपी की लिस्ट आए, कई दिन बीत गए, 20 दिन हो गए विदु भाई, 20 दिन हो गए। 13 मार्च को हमारी पहली लिस्ट आ गई। 13 मार्च से ये लगातार जो है काउंटडाउन में चल रही है। सुरेश जी बात रखिए। और इन्होंने ये कहा था, इनका एक बहाना और भी था, इनका कहना था कि एक बार भाजपा के सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाए और उसके बाद हम करेंगे। ये जो भ्रम फैला रहे हैं, बचना चाहिए वैसे भ्रम फैलाने से। आधिकारिक प्रवक्ता है, ये ऐसा कुछ कहना इनका कि भाजपा कोई उम्मीदवार बदल रही है, मैं इनकी ज्ञान में वृद्धि कर देता हूं, इनकी पुष्ट कर देता हूं इसको। अब के बाद किसी टीवी पर यह बात ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता आपको बता रहा है कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं बदल रहा। फिर से सुरेश जी नोट कर लीजिए, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं बदल रहा। अब कम से कम भ्रम मत फैलाइए। लेकिन क्योंकि आपने 15 मिनट 20 मिनट की बात की तो आपको याद करवा देता हूं। साहब अशोक चौहान जो है महाराष्ट्र में एक दिन पहले आपके गठबंधन में सीटों को आप लड़ेंगे, कितनी सीटें बाहर अगाड़ी के दूसरे लोग लड़ेंगे। अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। मैंने तो नहीं कहा था, आप सोनिया गांधी जी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे हिमाचल प्रदेश से। ठीक, सुक्खू जी ने, एक मिनट बीच में मत बोलिए भाई, बात जाने दिया कीजिए। सुरेश जी मैं चुप हो जाता हूँ, बात सुना कीजिए, आपको भी कुछ नई बात पता चलेगी, शायद ना पता चलो। सुक्खू जी ने ऑन रिकॉर्ड इनवाइट किया था मुख्यमंत्री जी ने कि सोनिया जी आकर राज्यसभा का चुनाव हिमाचल से लड़ लें। ठीक है, वो बात नहीं बनी। अभिषेक मनु सिंघवी जी लड़े। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने नाश्ता किया इकट्ठा,
डिनर किया इकट्ठा, अगले दिन नाश्ता किया इकट्ठा। विदु भाई, मैं जरा रोक रहा हूं आपको। संजय सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुना देता हूं अपने दर्शकों को। आज देखिए बाहर निकले हैं काफी लंबे समय के बाद, 6 महीने के बाद। अरे क्या कर रहा है यार, पकड़ के चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजय सिंह, जिनसे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन संजय सिंह को ज्यादा बोलने से मना भी किया है कोर्ट ने, जमानत देने के साथ साथ। इसलिए उन्होंने अभिवादन किया, अपने समर्थकों का अभिनंदन स्वीकार किया और उसके बाद वो अब वहां से रवाना हो रहे हैं। 6 महीने के बाद संजय सिंह आज तिहाड़ से बाहर है और फिलहाल जो शर्तें उनके ऊपर लागू की गई हैं उसी के आधार पर जमानत मिली है, तो उसका उन्होंने सम्मान भी रखा है, क्योंकि इन शर्तों के साथ ही उनको जमानत मिली है। बहरहाल दमदमा साहब, भाई कांग्रेस के पास लिस्ट नहीं है, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि डरे हुए हैं कांग्रेसी, और आपके पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शायद देवेंद्र कादियान जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन कर ले, हमें 2 सीटें दे दे, हम 10 की 10 सीटें हरा देंगे बीजेपी को। ये क्या चक्कर है भाई? कांग्रेस के पास है कि नहीं है उनका विषय है, आपके पास है कि नहीं ये बताइए। देखिए अतुल जी, अभी मैं सभी प्रवक्ता साथियों की पूरी बात सुन रहा। एक तो जो इस प्रकार से बात चली कि एक हर तरह का मौसम के हिसाब से फल आते हैं, दरख्तों पे आते हैं, पतझड़ आती है, सारा कुछ चलता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों पार्टियां बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बहुत से ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भी कई लोग कांग्रेस में गए। तो इन दिनों में स्वाभाविक सी बात होती है चुनाव के दिनों के अंदर कि जहां तक मैं सेवा करूंगा, यदि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं कहीं और जाकर सेवा करूंगा। ये हर कैंडिडेट पर स्कीम लागू होती है। हरियाणा से छोड़ा है, राहुल कासवा ने छोड़ी है पार्टी, इस प्रकार से विजेंद्र सिंह भी छोड़कर गए हैं। और रही बात टिकट वापस करने की या कैंडिडेट नहीं मिलने की, आज इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों पार्टियों के कई नेता, कईयों ने तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली छोड़ी है और कई कांग्रेस पार्टी के लड़ने से मुकर गए हैं। तो ये चीजें अपनी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं कि उनकी क्या परिस्थितियां रही होंगी, उनको चुनाव से डर लगा होगा या कुछ और बातें होंगी, ये अलग बात है। जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का गठन 2018 में हुआ और 2019 में हमने चुनाव लड़ा और बेहतर प्रदर्शन किया प्रदेश के अंदर, प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया वो सर माथे पे लिया, और जिसके तौर पर आज एक कैंडिडेट हम उतार चुके हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। उसके अलावा भी हम प्रदेश के अंदर जब बात की है 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ने की, उस पे पूरी तरह से विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है कैंडिडेट्स के ऊपर पूरी तरह से भी किस प्रकार से, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। ये कोई जरूरी नहीं कि कई बार कोई पहले उम्मीदवार उतार गया तो मैदान फतेह कर लेगा। बहुत सी पार्टी है, कई बार ऐसे हालात हुए कि बसपा ने देश के अंदर साल पहले सीटें डिक्लेयर कर दी थी, वो 1 साल से घूम रहे थे और कैंडिडेट कोई नहीं जीता। ये चीजें अलग है कि टिकट डिक्लेयर करने से मैदान मार दिया जाता है। मैदान तो चुनाव के दिन वोटिंग से और रिजल्ट से पता लगता है कि कौन साथी कितना मैदान मार कर गया है। हम जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट आएंगे। रही बात आपने देवेंद्र जी की बात की, उनका कोई अपना विचार हो सकता है, इस प्रकार से उन्होंने कहा हो। अभी तक से पार्टी की तरफ से पार्टी का उपाध्यक्ष अगर ये अपना विचार व्यक्त करे ना, तो उससे भ्रम ज्यादा फैल जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर कोई पहले कैंडिडेट उतार देता है तो बड़ी बात नहीं है, तो मैं मानता हूं कि चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आप ये भी मत कहिए ना कि कांग्रेस जो कर रही है वो गलत है, आप जो कर रहे हैं वो सही है। कांग्रेस डरी हुई है और आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस हमसे बात कर ले। आपने अगर एक उम्मीदवार उतार दिया है तो बाकी 9 कहां है? कांग्रेस ने भी अपने गठबंधन से एक उम्मीदवार उतार दिया है। अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में बहुत से साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। हमारी तरफ से यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कोई बात कहते हैं तो उस पर हम चर्चा, हो सकता है कि देवेंद्र जी का कोई अपना पर्सनल विचार हो, उन्होंने किस फ्लो में और कहां कहा हो, इस बारे में अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर ना कोई जानकारी है और ना ही इस तरह की कोई बात हुई है किसी तरह से।
ना ही हमारे संगठन की बात हुई है कि उन्होंने किस प्रकार से कहा, उसका जवाब तो वो अपने तौर पर दे सकते हैं। और वैसे भी देवेंद्र जी पार्टी के साथी है, लेकिन इस तरह का कोई बयान देने के लिए या कोई घोषणा करने के लिए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी का जो बोर्ड है, पीएसी कमेटी, जिसको अधिकृत, चलिए मान लिया दमदमा साहब मान लिया, लेकिन फिर कांग्रेस को तो आप आरोपित मत करिए ना कि अगर वो विलंब कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आप विलंब कर रहे हैं तो आपकी रणनीति है, फिर तो दोनों ही रणनीति के साथ। आप पूरी डिबेट में एक देवेंद्र जी के, हमारे काजन साहब के बयान को लेकर खींचेंगे, मैंने उसका क्लियर कर दिया कि अधिकृत, और मैंने खुद कहा, नहीं मैंने छोड़ दिया मैं खुद कह रहा हूं आपको कि दमदमा साहब मैंने वो छोड़ दिया, आपने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, मैंने छोड़ दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आपके नेता ये कहते हैं, आपने कहा ना कि आपके नेता दुष्यंत चौटाला अगर कुछ कहेंगे तो उसका एक उसकी वैल्यू होगी, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी डरे हुए हैं, तो फिर आप भी डरे हुए होंगे ना। अगर इस आधार पर आप कहेंगे कि नहीं वो टिकट नहीं दे पा रहे हैं और वो डरे हुए हैं, तो वो डर तो आपके यहां पर भी होगा, और ये आपके नेता का कहा हुआ बयान है, इसलिए अधिकृत होगा और आपको उस अधिकृत बयान पर अपनी टिप्पणी करनी होगी। अतुल जी, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले कहा कि 2018 में नवंबर के अंदर पार्टी का गठन हुआ और हमने प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से सरकार, प्रदेश के हित के लिए काम किए सरकार। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो आज हालात हैं, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, 1885 का गठन है, लगभग 100-125 साल पहले से ही इस पार्टी का गठन हो रखा था, काफी समय से, और 100-125 से ऊपर हो चुके हैं इसको। लेकिन ये कहना कि इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी आज उम्मीदवार डिक्लेयर करते हुए 10 बार सोच रही है। आज जिस प्रकार से सवाल और विषय इस बात पर आना चाहिए कि जो पार्टी के लिए मैं कई बार डिबेट में कह चुका हूं कि चुनाव के दौर में कोई किसी के लिए बुरा नहीं होता, जहां जिसको लगता है वहां उसको पार्टी में जाता है। दमदमा साहब अगर आप अच्छा बोलिए। हाँ, नवीन जिंदल जी, जिस समय आदरणीय मोदी जी कुरुक्षेत्र में उनके बारे में पूरा बयान दिया कि घर के बाहर से भी कोई कोयला नहीं उठाता, वो कोयला चोर, जिस प्रकार से प्रकाश जावड़ेकर जी ने पूरी कॉन्फ्रेंस कर नवीन जी के बारे में जो फैक्ट लाए, जो उनके बारे में कहा, मैं लंबा चला जाऊंगा, विस्तार से उस चीज में नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो अगले चुनाव के अंदर वो 30 और 35 मिनट का जो खेल बताया गया कि उसके अंदर वो कोयला चोरी करने वाला व्यक्ति एकदम साधु और संत बन जाता है और जिसे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। जब प्रदर्शन किया कुरुक्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवीन जिंदल के घर के बाहर, तो उस समय जो लाठियां कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ी थी, वो कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो वो भूलता नहीं है। ये जो वहां पे मेहनती और निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, ये उनका भी, बड़ी पार्टी है, सभी पार्टी को उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मैं अपने बारे कह देता हूं कि एक टिकट हम डिक्लेयर कर चुके हैं और 9 के ऊपर हमारी पार्टी बहुत जल्द फैसला लेगी और बहुत जल्दी चुनाव के कहते हैं नहीं बिल्कुल सही बात है, बहुत जल्द आप फैसला ले लें और अपने कैंडिडेट के नाम सामने रख दें, अच्छी बात है। चूंकि आपने कहा ना कि कांग्रेस 100 साल पुरानी या उससे भी ज्यादा पुरानी पार्टी है और इस वजह से उसके बाद भी उसके पास कैंडिडेट नहीं है। भाई इतने ज्यादा कैंडिडेट है ना उनके पास, इतनी पुरानी पार्टी है, उनके पास इतने ज्यादा कैंडिडेट हैं। आपके जैसे जब आप 5 साल पुरानी पार्टी और आपके पास इतने कैंडिडेट है कि आप मंथन कर रहे हैं, तो उनके पास तो फहरिस्त बहुत लंबी होगी ना, उनको टाइम लगेगा। 100 साल पुरानी पार्टी है ज्यादा। रजवन भाई चूंकि कमोबेश स्थिति आपकी भी वही है कि एक कैंडिडेट की घोषणा है लेकिन बाकियों के लिए इंतजार है, दावा सब 10 के 10 पर ही कर रहे हैं, तो सिर्फ कांग्रेस को लेकर ही क्यों हम टिप्पणी करें कि कांग्रेस ही देरी कर रही है। देरी तो कमोबेश सब कर रहे हैं और सबसे आगे कोई है नाम डिक्लेयर करने में, तो बीजेपी है। नहीं, देखिए एक बात है कि कांग्रेस है वो राष्ट्रीय दल है, जो बार बार ये कहता है कि हम राष्ट्रीय दल है। क्षेत्रीय दल को अगर कोई कुछ ना समझे या अपने आप को ये सिद्ध करे कि सब कुछ मैं ही हूँ, चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार नहीं है और ये कहे कि हम 10 के 10 जीते, ये बात तो हजम नहीं होती ना किसी को भी। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की बात हम मानते हैं, राष्ट्रीय दल है, पार्टी है और सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये देखिए तो सही कि उन्होंने उम्मीदवार किस हिसाब से घोषित किए हैं। अगर उधार के कैंडिडेट को अगर उम्मीदवार बनाकर लेके आए, निश्चित तौर पर कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ऊपर ये बात इसलिए ज्यादा खरी उतरती है कि राष्ट्रीय दल जो बार बार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय दल हमारी बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के अगर एक ही उम्मीदवार की अगर घोषणा नहीं की जाती तो सवालिया निशान हो जाता है।
आपने देखा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त है। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी टिकट के लिए, पार्टी के लिए, जब उन पार्टी ने उनको आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और अपनी तैयारी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि हिसार के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हिसार से हमारी उम्मीदवार सुनैना चौटाला हो सकती है। इस चीज के बारे में जब हम 2 टिकट के बारे में कह सकते हैं सिरसा में, और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी का हमारा एक थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे नहीं, एक हमारे साथ एक हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ एक घटनाक्रम हो गया था, जिसकी वजह से हमारी ये थोड़ी सी लेट हो गई। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर हमारा, तो आज भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 6 तारीख को हमारी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है दिल्ली में, और उसके बाद हम अपनी घोषणा कर देंगे। हमारा बिल्कुल क्लियर काम है, बिल्कुल क्लियर फंडा है। हम किसी के इंतजार में नहीं रहते। तो कोई आदमी ये सोचे कि उसको टिकट मिल जाए या उसको मिल जाए या कोई बच जाए उसको हम देते, ऐसी ना तो हमारी सोच है ना हमारा काम है। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं, संगठन के दम पर चुनाव लड़ते हैं। बड़ी पार्टी वाले अपना बड़ा ढोल लेके घूमते रहे, उनके क्या हालात है उनको खुद को भी पता है। लेकिन ये चीज एक सही है कि आज कांग्रेस में अगर कोई है जो बार बार ये कहता है कि मैं कांग्रेस का मुखिया, और अगर उसके ऊपर स्वाभाविक रूप से उंगली उठना जरूरी है। कारण क्या है कि अगर पार्टी का कोई भी सेनापति होता है या किसी भी सेना का सेनापति होता है, अगर वो चुनाव लड़ने से पीछे हटता है तो निश्चित तौर पर पार्टी का भी हौसला टूटता है, सेना का भी हौसला टूटता है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बार बार ये कह रहे थे कि पार्टी का मुखिया मैं हूँ, लीडर अपोजिशन मैं हूँ, लेकिन वो अगर ये कहते हैं कि चुनाव में विधानसभा का लड़ूंगा, लोकसभा का नहीं लड़ूंगा, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो तोड़ने का काम कर रहा है। और बीजेपी का, जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि बीजेपी का हौसला क्यों बढ़ रहा है, वो हौसला इसलिए बढ़ रहा है कि नेशनल पार्टी के जो पार्टी के जो लीडर है वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन पीछे नहीं हट रहे, वो उनको पीछे हटाया जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अगर कभी बात हो तो एक बार एक चीज पूछना कि आप सुरजेवाला जी और संजय जी से तो कहते हुए चुनाव लड़ो, लेकिन एक बार ये पूछे जो कप्तान अजय सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे थे या श्रुति चौधरी टिकट लगा रही है, तो उनके बारे में कभी भी नहीं कहा। उनके बीच में अलग अलग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनकी एक नीति है कि बीजेपी की सरकार को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला लगातार यही तो कहते हैं ना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। और ये बात अब कार्यकर्ताओं को भी पता लग गया, हरियाणा की जनता को भी पता लग गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े पद पर रहकर अगर वो आज तक अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर नहीं करवा सकता, सब कुछ वो तो ये कहता है कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही हुड्डा, यही तो बना रखा है उन्होंने। जब इतना कुछ होने के बाद अगर वो कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों की टिकट अनाउंस नहीं करा पाते, या और टिकट के साथ साथ और भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो अभी अपने जिला प्रधानों की सूची जारी नहीं करवा सकते, तो ये मान के चल लेना चाहिए कि वो चुनाव हारे हुए बैठे हैं, उनका हौसला टूटा हुआ बैठा है। और अगर जनता की आवाज को कोई उठाना जानता है, जनता की आवाज को कोई बुलंद करना जानता है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। मैं आपको इस चीज के लिए बिल्कुल बता देता हूँ कि 6 तारीख को हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है, उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी निर्णय लेकर सभी उम्मीदवारों की, जो हमारे उम्मीदवार बचे उनकी सूची लेकर और वो जारी कर देंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भले ही कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। और चुनाव कैंडिडेट कोई भी आए चश्मे का निशान होगा, कैंडिडेट कोई भी आए उनको ध्यान ये देना है कि कोई भी कैंडिडेट आए उनको चश्मे का जमाना है। उनको किसी से मतलब नहीं है कि कार्यकर्ता कैसा होगा। अगर एक छोटे से कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ाया जाएगा तो भी पूरी टीम उसके साथ मदद करेगी, और अगर एक शीर्ष नेतृत्व का किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा तो पूरी टीम उसकी मदद करेगी। हमारे यहाँ पर टीम वर्क है, ये नहीं है कि कहीं से कैंडिडेट लेके आए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में विधु भाई बैठे, विधु भाई कोयला घोटाले के बारे में कभी आपने भी बयान दिए होंगे, उनके घर के आगे नारे भी लगाए हुए, लेकिन अब आपकी मजबूरी है, आपको बार बार ये कहना पड़ेगा नहीं नवीन जिंदल जी तो बड़े अच्छे आदमी है, साधु है, संत है, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन में से निकले हुए हैं। मैं जवाब दे देता हूं। इस प्रकार के जो ये कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, इस प्रकार के कैंडिडेट को जनता, अतुल जी मैं जवाब दे देता हूँ इनका, कोई बात नहीं, जवाब दे दीजिए। इस प्रकार के कैंडिडेट को जनता स्वीकार नहीं करेगी। कारण क्या है? विधु भाई वोट मांगने जाएंगे क्योंकि उस इलाके से। नहीं चलो जनता की बात ही बताऊं, मैं जनता की बात, सवाल पूछेंगे, जनता की बात ही ये कोयला खा के आए थे उस दिन, बार बार आप ये कह रहे थे कि जब अलमारी को पीछे से काटा था तब सब ठीक था। विधु भाई आप ये क्या बात हुई? यानी अलमारी को पीछे से काटना पुण्य का काम था क्या? आप ये कहेंगे कि कोयला चोर आ गया, आप जाके ये कहेंगे भाई अलमारी को पीछे से काटा था कि नहीं काटा था? 10 साल तिहाड़ में जेल भुगत कर आए होंगे। मतलब आपका क्या मोरल लोकस करना है, क्या है आपका क्या नैतिक बल है ये सारी बातें कहने का?
आपके सुप्रीमो कन्विक्टेड अपराधी हैं, कन्विक्टेड अपराधी। किस मुंह से आप ये बातें कह रहे हैं? अच्छा थोड़ी लग रहा है? दर्शकों को पता नहीं किस मुंह से आ रही है ये बातें। मैं कहूं तो अच्छे लगे बात, कोई और जिसके सुप्रीमो भ्रष्ट ना हो वो कहे अच्छे लगे। अरे छाई के बोले छलनी बोले जिसमें 36,000 प्रधानमंत्री जिसके ऊपर। अरे सुनो, चलो जवाब ले लीजिए, अतुल जी जवाब ले लीजिए, बहुत लंबा हो, वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। ठीक है मैंने नोट किया, मैं जवाब। रजवन जी 1 मिनट। हाँ ठीक है, हाँ जल्दी से बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में। बोलिए भाई साहब, कोई नई बात बोल, लगातार वही बोल। जी नहीं लगा, सवाल कर दिया। अगर कोयला चोर आप बोलो तो कोयला चोर नहीं है क्या? सर 4 लाइनें लिख पाया हूँ, 5वीं लाइन नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ नई चीज बोलेंगे मैं लिख लूंगा। आपका कोई कैंडिडेट आपसे बार ये कहते थे कि पन्ना प्रमुख है, हमारे 3.5 लाख पन्ना प्रमुख है। आपकी कभी इनकी पन्ना प्रमुख की बेटा कोई, इनके लाखों कार्यकर्ता है, लेकिन कभी भी इन्होंने जो उम्मीदवार बनाया आपने उम्मीदवार नहीं बनाए। अगर किसी भी चुनाव की बात करेंगे कि उधार के कैंडिडेट। ठीक बात है रजवन जी इसका छोटा सा एक जवाब लेता हूं, उसके बाद मैं सुरेश टोड़ के पास जाऊंगा। शांत हो जाइए, रजन भाई हो गया। विदुराल बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, बहुत संक्षेप में, उसके बाद मैं रोड साहब के पास जाऊंगा। हो गया रजवंत भाई, हो गया। रजवंत डाइनवाल हो गया भाई, अब जवाब लीजिए। हाँ जल्दी से, छोटा काउंटर। रजवन जी चुप हो जाइए, अच्छी डिबेट करते हैं आज अच्छी डिबेट करते हैं भाई। देखिए इन्होंने कहा पन्ना प्रमुखों की बात। हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन जिलाशय नहीं हुए, पहले जिलाशय हुए, उसके बाद 90 की 90 विधानसभाओं में हुए हैं, विशाल कार्यक्रम हुए हैं, और वो आपने कवर किया। अब बीच में नहीं बोलेंगे, देखिए यूं टाइम खराब होगा डिबेट का। आप अपने समय बोलिए, मैंने लिखा है, आप भी लिख लीजिए। रजन जी आप भी लिख लीजिए प्लीज, ये गलत तरीका है। अब मुझे मेरे तरीके से उत्तर देना दीजिए, अब आपका एक शब्द नहीं लिख पाना चाहिए। नहीं ये तरीका गलत है। रजन भाई आपको पता है कि मैं अब आपकी एक बात की चीरफाड़ कर दूंगा, अब आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं, ये असफल प्रयास है आपका। आप रुक जाइए फिर, अब आप नोट कीजिए। मैंने भी तो नोट किया ना, मैंने नोट किया, आप भी नोट कीजिए। मैं भी नोट कर रहा था, आप भी नोट कीजिए। चलिए अच्छा, फिर ये कहते हैं उधार के कैंडिडेट ले आए। मुझे समझ नहीं है उधार के कैंडिडेट क्या होते हैं। ये तो उस हिसाब से पार्टी उधार की है। चौधरी देवीलाल जी जो है अपने जीवन के शुरू के 2 दशक उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहे। उसके बाद आकर उन्होंने पहले जनता पार्टी के अंदर पहले जनता पार्टी में शामिल हुए, उससे पहले भी बाहर आ गए थे। लेकिन भाई अब ये हर चीज रनिंग कमेंट्री नहीं, रजवंती मुझे थोड़ा ही टाइम दिया, मैं प्रयास कर रहा हूँ अतुल जी की बात को फॉलो करने का। ये गलत है भाई तरीका, ये तरीका गलत है आपका। फिर उधार की तो पार्टी है आपकी, उसमें आपके तो संस्थापक जो थे वो भी कभी कांग्रेस ही रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर 15-15 साल ये नहीं कर सकता। अतुल जी एक बार इनको कहिए, एक बार शांत होना पड़ेगा। इतना थोड़ी बौखलाते हैं यार, इतने आप समझ लगाते तो ऐसी पार्टी छोड़ देते, जिसको जनता ने छोड़ दिया आप उसमें भी चिपके पड़े हैं उस पार्टी में। छोड़िए प्लीज, अब बीच में नहीं बोलेंगे रजवन जी मैं लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डाइनवाल साहब 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ऐसे नहीं, आप लोग अपनी चर्चा अकेले मत कर लीजिए ना, ठीक है। हाँ वो नवीन जिंदल पर जानना चाहते हैं, वो नवीन जिंदल पर ही जानना चाहते हैं। विदु भाई जल्दी से काउंटर। सर नवीन जिंदल जी मैं खुद सुन रहा था, आप इसी चैनल पर एक डिबेट में सुरेश रोड जी ने बताया था कि पिछले 10 साल से नवीन जिंदल जी के पास कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहां तक कि इस बात की पुष्टि हम सब कर सकते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर रिपोर्ट 2019 के निकालकर लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि कांग्रेस चाहती थी कि 2019 का लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल उनके कैंडिडेट बने। उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि मैं कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं बनूंगा। 10 साल उनको छोड़े हुए। इसके अलावा भी उधार की पार्टी जब नाम गिनवाने लगते हैं, अब राव इंद्रजीत जो है कितने साल से भारतीय जनता पार्टी में, अरे भाई 3 तो चुनाव लड़ लिए, कब तक उनको उधार का बताओगे, कौन से समय तक बताओगे। अच्छा उसके बाद जो है आप धर्मवीर जी की बात करते हो, कितने 3 तो चुनाव तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कब तक उनको बाहर का नहीं। डाइनवाल साहब ने आरोपों पर पूछा था, जो आरोप आप लोग की तरफ से जिंदल साहब पर लगते थे उस पर पूछा था सवाल। देखिए आरोपों की बात ये इसी बात को जो है कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने भी कही थी। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देंगे। अब जो नवीन जिंदल जी पर जो आरोप है वो भी एक आरोप में जो है वो कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। इसी प्रकार का मामला मां और बेटी पर भी चल रहा है। मां और बेटे पर यानी वायनाड से आज जिन्होंने पर्चा भरा है राहुल गांधी, उन पर भी तो नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। भाई एक लॉजिक तो होना चाहिए ना, आपका लॉजिक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो। अच्छा ये सवाल कौन पूछ रहा है, मैं फिर से इस बात पर आ रहा हूं,
आरोप देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे रजवंत जी। भाई एक करके, अब समय नहीं है, थोड़ा एक करके एक आदमी बोलेगा भाई, ऐसे नहीं रजवंत डाइनवाल ऐसे नहीं भाई। अरे मेरा एक के बाद एक पॉइंट आ रहा है, आप चुप हो जाइए, जब मैं चुप हो जाऊंगा उसके बाद बोलेंगे आप। मेरी लय तोड़ रहे हैं आप लगातार, मेरी लगातार लय तोड़ रहे हैं भाई, नहीं ऐसा चलेगा। मैं अपना केस बिल्डअप करता हूं, जहां यहां तक पहुंचता हूं उसके बीच में घुस जाते हैं। कोई तरीका है डिबेट करने का? गली में खड़े होकर औरतें झगड़ रही हैं, क्या तरीका है डिबेट करने का? डिबेटिंग एटिकेट सीखिए थोड़ी सी। अतुल जी इनको चुप करवाइए, इनको सिखाइए डिबेट करवाना, नहीं तो ऐसे आवश्यकता नहीं है। अरे मैं अपना केस बिल्डअप करता हूं। अच्छा अब जरा दोनों लोग शांत हो जाए, अब जरा। अरे रजवंत डाइनवाल प्लीज सर, प्लीज ऐसे नहीं करिए ना, ऐसे नहीं करिए। आपकी पार्टी में भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस वक्त लाइन लगाकर खड़े हैं, मुझे पता है, इसीलिए आप लोग को भी विलंब हो रहा है। बहरहाल विदुर रावल बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, मैं रोड साहब के पास जाऊंगा। हाँ मेरी बात खत्म हो रही है जी, प्लीज मेरी बात पूरी करना जी, खत्म हो रही है। जल्दी से भाई, जल्दी से। गलत समय टपके। अरे विदु भाई जल्दी से प्लीज। देखिए ये इस बात पर विचार जरूर करना पड़ेगा। देखिए कौन तो आरोपों में संजीदा है, जिस पार्टी के जिसके सुप्रीमो कन्विक्टेड है, आरोपित नहीं है, दोषी साबित हुए, एक नहीं तीन कोर्टों ने, वो जब ये आरोप लगाते हैं ना तो कोई कन्विक्शन नहीं मिलता। दूसरी बात जो है, ये जो फिर से मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि इनकी पार्टी भाई, इस तरह नहीं हो सकती डिबेट, इस तरह नहीं हो सकती भाई, इस तरह डिबेट नहीं हो सकती है कि आप हर चीज में अब अभी डिबेट थोड़ी पड़ी हुई है। रजवंत जी आप कैसे बोल पाएंगे? आप चले मुझे बाद में समय दे दीजिएगा तुम जी। ये तो इतना। अच्छा अब दोनों को रोक रहा हूं, दोनों रजवंत डाइनवाल एक मिनट, रजवंत डाइनवाल एक मिनट, विदु भाई एक मिनट, विदु रावल आप शांत हो जाइए प्लीज, विदु रावल आप शांत हो जाइए प्लीज, विदु रावल प्लीज। डाइनवाल साहब जब आप किसी पर आरोप की बात करते हैं ना तो उसका जवाब वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके यहां तो दोषी करार दिए गए थे और जेल काट कर आए हैं, तो जरा उनका भी जिक्र कभी कर लिया करिए, नहीं ऐसे भाषण मत दिया करिए प्लीज सर। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, यहां पर दमदमा साहब, रोड साहब दोनों बैठकर इंतजार कर रहे हैं। रजवंत डाइनवाल आप फिर से भाषण दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं सर, प्लीज आप भाषण दे रहे हैं। जब आप किसी पर सवाल उठाते हैं तो उसका जवाब आप लीजिए। जब वो जवाब में आपसे ये कहते हैं कि आपके नेता तो जेल काट कर आए हैं, तो फिर आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं, ऐसे नहीं होता है। बहरहाल रोड साहब मैं फिर से अपने विषय पर आता हूं। आपने पहले ही बता दिया है, दमदमा साहब ने भी बता दिया, डाइनवाल साहब ने बता दिया कि आप लोगों के यहां पर देरी क्यों हो रही है। अगर देरी के यही कारण है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अकेले घेरने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर इनके देरी के कारण जायज हैं तो आपके भी जायज होंगे। लेकिन अब उस सवाल से मैं आगे बढ़ता हूं। जो संभावित नाम चल रहे हैं उसमें से 2-3 नामों को लेकर अभी से विरोध भी शुरू हो गया या चर्चा भी शुरू हो गई। क्योंकि आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया था कि सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के कैंडिडेट बदलने की आपको जानकारी मिली है, तो उसी सोशल मीडिया के जरिए हमें भी जानकारी मिली है कि आपके यहां पर 2-4 नाम जिन पर मंथन चल रहा और जिनमें आपस में नहीं पड़ती है, उन पर विचार हो रहा है, प्रदेश में अलग और शीर्ष नेताओं का अलग। उसकी वजह से इंतजार लंबा हो रहा है, ऐसा है क्या? यही जानकारी गलत है? जी देखिए अतुल जी, हमारी इतनी प्राइवेसी वाली कार्रवाई है, किसी को भी पता नहीं। जो पीसी है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, लगभग 20-21 मेंबर होते हैं उसमें, उनको भी पता नहीं है स्क्रीनिंग कमेटी में क्या चल रहा है, और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सीईसी होनी है। तो ये बात बिल्कुल निराधार है। जो सोशल मीडिया पे हमारे नेताओं के बारे में जो बात आ रही है, पैनल में कौन कौन लोग हैं, ये सिर्फ हमारे नेता विधायक दल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय प्रभारी या हाईकमान के नेता लोग जानते हैं। ये सब अंदाजे हैं, अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने समीकरण बिठाकर सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं। दूसरी बात, लगे हाथ में पहले जिंदन साहब पे कर लेता हूँ, अभी काफी सुनने को मिला। विदु रावल जी ने कहा कि मेरा नाम लेके कहा कि सुरेश रोड ने कहा था कि 10 साल में कोई जिम्मेदारी नहीं। सुरेश रोड अपनी बात पे आज भी कायम नहीं है न्यूज के ऊपर। 2014 से 24 तक नवीन जिंदल को पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी। लेकिन क्यों नहीं दी? 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में आकर श्री नवीन जिंदल के ऊपर कोला चोर का शब्द बोला था और कोला घोटाले का आरोप लगाया। वो तो मां बेटा को भी चोर बताते हैं। जैसे उनके नेता के ऊपर आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी की बात पर फूल चढ़ाते हुए नवीन जिंदल को अलग कि जब तक श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं
कोला चोर को अगर कोला चोर साबित नहीं कर देते कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर भी लीडर को ड्यूटी नहीं देगी। ये हमारी करनी और कथनी है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये हमारी जवाबदेही है, ये हमारी पारदर्शिता है। और इन लोगों को देखिए आरोप भी खुद लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी हिंदू नगरी का उस कोला चोर के हाथों में टिकट थमा दिया जाता है। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। ब्रह्म सरोवर में डुबकी मारकर या तो यही कह देते कि मैं अपनी जुबान का पैरा नहीं दे पा रहा, या ये कह देते कि नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी में इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए इतना पैसा जमा करा दिया कि मेरी मजबूरी बन गई है। यह नरेंद्र मोदी जी को हाँ और ना में से एक जवाब जरूर देना पड़ेगा। एक बात और मेरे साथी ने कही कि इनको हमारे राहुल जी के बारे में माइनॉरिटी का जिक्र कर रहे थे बीजेपी के साथी प्रवक्ता। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा हिंदुस्तान एक है, हर धर्म और जाति का सम्मान करते हैं और हमारी तो यह परंपरा और संस्कृति रही है। कभी श्रीमती इंदिरा गांधी ने चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा था, कभी श्रीमती सोनिया गांधी ने वो अपनी सास के पद चिन्हों पर चलते हुए बलारी में चुनाव लड़ा था और जीत के आई थी। और बीजेपी के एक बड़ी नेता जिसके हरियाणा में भी काफी सक्रियता रही है, सुषमा स्वराज जी ने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए थे। जिस तरीके से लालू यादव जी ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री अपनी मां के देहांत के बाद बाल नहीं मुंडवाता, मुंडवाना शब्द याद आ गया। वो सुषमा स्वराज जी ने बाल मुंडवा लिए थे, उस समय अपना सिर गंजा करा लिया था। सोनिया गांधी जी ने सुरेश जी की थी। हमारी ये परंपरा, हमारी ये संस्कृति रही है। था उमा भारती अच्छा, आप संस्कृति नहीं, आप संस्कृति बिल्कुल अच्छी निभाते हैं, मुझे पता है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन मुझे एक बात पे ताज्जुब हो रहा है रोड साहब, वो क्या है पूछिए। वो ये है कि आपने प्रधानमंत्री के आरोपों को इतना सीरियस ले लिया कि नवीन जिंदल को आपने 10 साल तक किनारे कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, और आपके नेता को बीजेपी बिल्कुल सीरियस नहीं लेती है। और अंत में आपके नेता जिन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया था, बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी। अगर बीजेपी सीरियस ले लेती तो वो भी प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को बदल लेती। आपने सीरियस लिया तो नवीन जिंदल को आपने नहीं लिया। लेकिन चौकीदार चोर है, उन्होंने कहा था कि कोयला चोर, लेकिन उन्होंने आपके नेता बार बार कहते रहे चौकीदार चोर है का नारा लगवाते रहे और अंत में माफी तक मांगनी पड़ गई। उन्होंने तो सीरियस नहीं लिया। अच्छा, नहीं माफी मांगी तो वैसे ही बाल भी नहीं मुड़वाया था, कहा था। बहरहाल ठीक है। दमदमा साहब आ रहा हूँ, विदु भाई आऊंगा आखिर में, अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा। श्री राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे आपने कहे गए सारी बातों को साबित कराएंगे। नहीं, मैं कहां कहता हूं, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे वो अपनी सारी बातों को मनवा लेंगे, मुझे पता है। लेकिन किस दिन बनेंगे ये आप लोग जरा देखिए। बेरोजगारी, मौत की समस्या हो या अग्निवीर का हो, बिल्कुल सब पूरी सृष्टि की रचना बदल देंगे वो, मैं मानता हूं। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे सृष्टि की रचना बदल देंगे। लेकिन बनेंगे कब, सवाल इस बात का है ना। आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत की जिम्मेदार राहुल गांधी है। बहरहाल मेरी शुभकामना है। मेरी सर मेरे पास ही समय कम है ना, मेरे पास समय थोड़ा कम है। अच्छा बोलिए, 1 सेकंड में ही करिएगा फिर। हो गया 1 सेकंड, हो गया 1 सेकंड। सृष्टि की संरचना रचने वाले तो श्री नरेंद्र मोदी है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की नहीं, ये गलत फहमी अगर प्रोफेसर विधु रावल को होगी तो भी मैं उनको टोकूंगा। अगर ये गलत फहमी सुरेश रोड को है तो भी मैं टोकूंगा, क्योंकि सृष्टि की रचना जिसको करना था वही किया, उन्होंने ही किया और वही कर रहे हैं। पार्टी के नेता नहीं करेंगे। इसलिए ये मत कहिए कि जिस दिन वो आएंगे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, फला हो जाएगा। नहीं, हर पार्टी को सत्ता में बहुत बखूबी टाइम मिला है और किसके दौर में क्या हुआ है सबने देखा है। हाँ, हर सरकार काम करती है, ये जरूर मैं कहता हूं, चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो। मैं ये नहीं कहता किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, कम या ज्यादा उसका अध्ययन हो सकता है, तुलना हो सकती है, लेकिन सृष्टि की रचना और संरचना नहीं। काम नहीं किया सिवाय लोगों पे लाठीचार्ज, सिवाय लोगों के ऊपर उत्पीड़न। रोड साहब ये आपका नहीं, ये आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। सुरेश रोड 1 मिनट, मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आप किसी पर उंगली उठाते हैं ना
तो फिर दूसरी कितनी उंगलियां आपके ऊपर आती हैं ये आपको, अगर आपने पहले ही कह दिया मेरे कहने के बाद भी कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया सब हमने ही किया, तो क्या है 10 साल से बाहर बैठे हैं भाई? नहीं, क्यों 10 साल से बाहर बैठे हैं? क्यों 10 साल से बाहर बैठे हैं? अगर सब आपने किया था तो सृष्टि की रचना से लेकर दुनिया की जो है पूरी जानकारी आपने इकट्ठी करके सब कुछ उसका दुरुस्त कर दिया था, तो 10 साल से बाहर क्यों बैठे हैं प्रदेश में और देश में? ये हालत हो गई आपकी। छोड़िए, हो गया। नहीं, चिंता आप करिए, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी से आप मैं थोड़े ना हूं। बीजेपी की चिंता विधु भाई करें, कांग्रेस की चिंता रोड साहब करें। हो गया सर, दमदमा साहब। अरे भाई आप बनवाइए ना, जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब बात करिएगा। जिस दिन चाची को मूछे होंगी तब चाचा कह दूंगा, अभी नहीं बन रहा है, अभी फिलहाल स्थिति भी नहीं दिख रही है। अब शांत हो जाइए, हो गया शांत। अब मीडिया पर मत आइएगा, अब मीडिया पर मत आइएगा, मेहरबानी करिएगा मीडिया पर मत आइएगा प्लीज, क्योंकि आपके पास जब कुछ नहीं बचता है ना रोड साहब, तो आप मीडिया पर आ जाते हैं। छोड़ दीजिए दमदमा साहब, दमदमा साहब। अरे हो गया रोड साहब, हो गया भाई, हो गया रोड साहब, हो गया। रिपीट हो रही है आपकी बातें, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। दमदमा साहब, अब सवाल इस बात का है कि भाई कांग्रेस इंतजार कर रही है क्योंकि अभी उसको और वक्त चाहिए, क्योंकि कुछ सीटों पर कैंडिडेट ज्यादा है। आपके पास भी शायद यही स्थिति होगी। अतुल जी, मैं इस बात पर आने से पहले एक बात कहूंगा कि जहां तक हम प्रवक्ता साथी यहाँ बात करते हैं, पूरे प्रदेश की जनता देखती है, जनता उसके ऊपर फैसला, और आपका भी जहां तक एक मोटिव रहता है कि हर दल की बात, हर दल के विचार जनता तक जाए, कि जनता देखकर अपना निर्णय ले कि कौन किस प्रकार से चले। मैं अभी मेरे भाई प्रवक्ता साथी ने कहा कि देवीलाल जी कांग्रेस से, तो मेरे भाई हैं। अरे भाई सभी राजनीतिक लोग, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे देवीलाल जी हो, सबसे पहले तो सभी पूरे देश के अंदर कांग्रेसी। एक दौर आया था, जनसंघ बना, अलग पार्टियां हुई, मंत्री रहे, उसके अंदर कभी नहीं रहे, कांग्रेस में नहीं रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भेजे हुए कार्यकर्ता थे, सीधे राष्ट्रीय दर्शन में नहीं आए, कभी नहीं आए। आगे चलिए। हाँ, डॉक्टर आपने डॉक्टर हेडगेवार, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की तस्वीर लगाई हुई है। हर किसी का लॉजिक है, रावल साहब, लेकिन गलत बोल रहे हैं आप, तथ्यात्मक लॉजिक है। अभी भाई बोले थे देवीलाल जी रहे, विधु भाई एक मिनट, अब छोटा काउंटर होगा, मेरे पास समय नहीं भाई, वाइंड अप करना है मुझे, इसलिए छोटा काउंटर अपनी बारी में बोले। जब दूसरा बोलता तो आप उसको बोले दमदमा साहब, अब जल्दी से कंटिन्यू करिए। छोटे भाई को मुझे थोड़े कम एटिक्यूट होंगे आपसे, मैं थोड़ा कम जानता हूँ आपसे, पर मैं कुछ तो कह रहा हूँ। आप अपनी बारी में सारी चीज क्लियर। तो ये एक टाइम में कांग्रेस थी, कांग्रेस से मिलकर बहुत से लोग कभी नहीं थे। फिर वही बात आ जाती है। विधु भाई मैं कभी नहीं आपकी बात पे बोला, कभी नहीं बोला, लेकिन आप चाहते हो कि मैं भी गलत बोल रहे हैं। आप भी गलत बोलते हो कई बार, जब दूसरे साथी। मेरे सवाल पर आ जाइए, दोनों लोग प्लीज दमदमा साहब मेरे सवाल पर आ जाइए, बस समय इतना ही है मेरे पास। मेरे सवाल पर आ जाइए जल्दी से। इस प्रकार से ये सभी हो रहे हैं। अभी कांग्रेस के साथियों ने एक बात की थी कि हमारे बूथ स्तर पर हम पूछ रहे हैं बूथ के कार्यकर्ताओं, तो इसमें वही बात चली जाती है कि बूथ में एक जिले के अंदर एक अध्यक्ष होता है, जिनके पास सिंगल अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, वो बूथ के ऊपर जाके बूथ प्रमुख से ये बातें किस प्रकार की हवा में करते हैं, ये समझ में नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है तो बूथ अध्यक्ष है ना, इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है ना? जब जिला अध्यक्ष नहीं है, हल्का अध्यक्ष नहीं है। अरे भाई वो अभी आपने रोड साहब को सुना नहीं, रोड साहब को आपने ध्यान से नहीं सुना। उनके यहाँ सारी चीजें इतनी प्राइवेसी के साथ रहती हैं कि किसी को पता नहीं चलता है। दमदमा साहब अरे हो गया भाई, एक आप लोग लगातार बोलते हैं, ऐसे नहीं। दमदमा साहब आपने ध्यान से नहीं सुना सुरेश रोड की बात को। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में इतनी प्राइवेसी होती है ना, किसी को भनक नहीं लगती है, तो बूथ का जो उनका अध्यक्ष है ना, उसकी भनक किसी को नहीं है। हाँ, एक बात पता है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे, क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बार कह दिया है। बाकी लोगों के लिए प्राइवेसी है, डाइनवाल साहब फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। एक मुझे आऊंगा विधु भाई, आखिरी में आऊंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में प्लीज, अब बोलिएगा नहीं विधु भाई। विधु रावल नहीं सर, प्लीज ऐसे नहीं होगा ना, विधु रावल ऐसे नहीं होगा प्लीज। विधु रावल आखिरी में आऊंगा, प्रोफेसर विधु रावल आखिरी में आऊंगा आपके पास। डाइनवाल साहब अपनी बात कंप्लीट करिए। उसमें रजवंत जी बोलने नहीं देंगे, आप बोलिए सर, बोलिए डाइनवाल साहब, बोलिए, कंटिन्यू करिए, वरना मैं वाइंड अप कर रहा हूँ प्लीज। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूँ। आमतौर पर मैं एक चीज हमेशा मैं बताना
चाहता हूँ कि जनता के सामने जो मुद्दे लेकर हम जाएंगे तो हम भी यही भारतीय जनता पार्टी के यही मुद्दे जो बार बार वो जो पीछे उठा रही थी, हम उन्हीं मुद्दों को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल उठाइएगा सर, किसने रोका है? न रोक पाएंगे। पहले कैंडिडेट लाइए, मुद्दे जरूर उठाइए और उसके लिए कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ना प्रोफेसर विधु रावल रोक पाएंगे, ना सुरेश रोक पाएंगे, ना ही दमदमा साहब रोक पाएंगे, लेकिन पहले कैंडिडेट लाइए। हाँ विधु भाई, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आप। बहुत संक्षेप में रजन जी कुछ और बोल रहा हूँ, बोलिए। इन्होंने सुरेश रोड जी ने बड़े बाखूबी बताया कि 2014 से 24 तक बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक कोई पद नहीं दिया, लेकिन ये जो लॉजिक जो इन्होंने नवीन जिंदल जी पर लागू किया वो माँ और बेटे पे लागू नहीं किया। उस समय माँ राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, ऑगस्टा वेस्टलैंड के घोटाले में आरोपी थी, जमानत पे बाहर थी। बेटा जो है नेशनल हेराल्ड के मामले में जो है आरोपी था और मां भी थी उसमें। इसके बाद भी मां और बेटा में एक 2017 में जाकर मां थक गई थी, 17 में से 19 तक बेटे को मिली जिम्मेदारी। लेकिन ये वाला जो लॉजिक है ये सिर्फ नवीन जिंदल जी पर लागू किया इन्होंने। ये हिपोक्रेसी से भरे हुए लोग जो हैं, इनके लिए किसी शायर ने बड़ा बाखूबी कहा है कि भाई जब बैठता हूं तो दर्द उठता है और दर्द उठता है तो बैठ जाता हूं। ठीक बात है, चलिए बहुत शुक्रिया दमदमा साहब आपका, रोड साहब आपका, विधु रावल आपका और रजवन ढहीनवाला आपका। तो मौजूदा दौर में कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बहुत गहमागहमी है, लेकिन कांग्रेस का यह तर्क है कि हम पूरा ठोंक बजाकर लिस्ट लाएंगे, लाने के बाद हम किसी को नहीं बदलेंगे, इसीलिए बहुत ही प्राइवेसी के साथ लिस्ट तैयार कर ली गई है, बस उसका खुलासा होना बाकी है। राम राम।